बच्चों गुड मॉर्निंग। क्या हालचाल है, कैसे हो आप लोग? उम्मीद करते हैं कि आप लोग एकदम अच्छे से होंगे और बहुत ही अच्छे तरीके से मन लगा करके एकदम शानदार तरीके से आप लोग पढ़ाई कर रहे होंगे। प्यारे बच्चों, हम लोग सिविक्स के चौथे नंबर चैप्टर में आ गए हैं। बड़ा छोटा सा चैप्टर है। अगर लंबा क्लास लिया जाए तो एक क्लास काफी है, अगर छोटा छोटा क्लास लिया जाए तो दो क्लास काफी है, और हम इसे लगभग दो क्लास में खत्म करने वाले हैं। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग ना लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में समझेंगे। भाई सिविक्स में ना पूरा जो चैप्टर है वो लोकतंत्र के बारे में पढ़ना है। पहला नंबर चैप्टर हम लोग पढ़े थे लोकतंत्र में सत्ता की साझेदारी, उसमें भी लोकतंत्र के बारे में पढ़ना था। दूसरा चैप्टर पढ़े सत्ता में साझेदारी की कार्यप्रणाली, उसमें भी लोकतंत्र के बारे में पढ़ना था। तीसरा नंबर चैप्टर हम लोग पढ़े लोकतंत्र में प्रतिस्पर्धा एवं संघर्ष, वहां भी लोकतंत्र के बारे में है। चौथा नंबर चैप्टर पढ़ रहे हैं हम लोग लोकतंत्र की उपलब्धियां, यहां भी लोकतंत्र है। और इसके बाद पांचवा नंबर चैप्टर है लोकतंत्र की चुनौतियां, वहां भी लोकतंत्र है। तो प्यारे बच्चों, हम लोग लोकतंत्र के बारे में ज्यादा पढ़ रहे हैं सिविक्स में। यहां हम लोग लोकतंत्र की उपलब्धि समझेंगे कि अगर हमारे देश में लोकतंत्र आया, आजादी के बाद हमारे यहां लोगों ने लोकतंत्र को चुना, तो कितना फायदेमंद रहा, हमारे देश के लिए इसका क्या उपलब्धि रहा, यही हम लोग आज समझने वाले हैं। ठीक है ना? यही हम लोग समझेंगे कि हमारे देश के लिए लोकतंत्र कितना फायदेमंद रहा, हमारे देश के लिए लोकतंत्र कितना बढ़िया रहा। ठीक है? तो सब बच्चे लोग जल्दी जल्दी से तैयार हो जाइए, ताकि आज के बाद, ठीक है ना, ठीक है बाबू, आज के बाद हम लोग अच्छे तरीके से इस चीज को समझने का प्रयास करेंगे। ठीक है ना? आज हम लोग इस चीज को अच्छे तरीके से समझने का प्रयास करेंगे। तो आइए प्यारे बच्चों, हम लोग समझते हैं लोकतंत्र की उपलब्धि के बारे में। ठीक है ना? अच्छा, लोकतंत्र के बारे में हम बहुत कुछ आपको अभी तक पढ़ा चुके हैं। ठीक है ना? जरा ध्यान से समझिएगा। इस चैप्टर में ना थियोरेटिकल पार्ट बहुत कम ही है, ज्यादातर क्वेश्चन वाला पार्ट ही है। ठीक है बाबू, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहली बात हम करते हैं लोकतंत्र का। तो लोकतंत्र के बारे में आपको सब कुछ पता है कि लोकतंत्र क्या होता है। लोकतंत्र कहने का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र कहने का मतलब होता है जनता का शासन। ठीक है ना? लोकतंत्र कहने का मतलब होता है जनता का शासन। लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा किसने दिया है, यह भी हम आप लोग को बताए थे कि अमेरिका के राष्ट्रपति थे अब्राहम लिंकन। उन्होंने लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा दिया। ठीक है ना? अब्राहम लिंकन ने लोकतंत्र का सबसे बढ़िया परिभाषा दिया। लोकतंत्र कहते किसको हैं, यह हम आपको बता दिए हैं कि लोकतंत्र एक ऐसी शासन प्रणाली है जिसमें जनता स्वयं अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। बताया है ना? लोकतंत्र में हम आप लोगों को बताए हैं कि जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। अपने ही ऊपर, जनता अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से अपने ही ऊपर शासन करती है। ठीक है ना? शासन करती है। ये सब बाबू हम आप लोगों को लोकतंत्र के बारे में ऑलरेडी बता चुके हैं। पता है ना कि लोकतंत्र मतलब है कि भाई अब हम अपने ही ऊपर शासन कर रहे हैं। हम वोट दे करके अपना एक विधायक चुन लिए, सांसद चुन लिए, जिसको प्रतिनिधि कह सकते हैं, और फिर वही विधायक सांसद हमारे ऊपर क्या करता है, शासन करता है। और पूरे दुनिया में जितने भी प्रकार के शासन तंत्र हैं, समझिएगा, उसमें लोकतंत्र सबसे ज्यादा प्रचलित है। सबसे ज्यादा प्रचलित है लोकतंत्र। ठीक है ना? कहते हैं कि लोकतंत्र विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। बाबू समझिएगा जरा ध्यान से। लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र जो है, लोकतंत्र विश्व की, पूरे दुनिया की, ठीक है ना, विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। लोकतंत्र पूरे विश्व की सर्वश्रेष्ठ शासन प्रणाली है। सबसे बढ़िया शासन प्रणाली लोकतंत्र है। इसलिए लोकतंत्र आज दुनिया के लगभग 100 देशों में है। सिर्फ भारत में लोकतंत्र नहीं है, लोकतंत्र दुनिया के लगभग 100 देशों में है। ठीक है ना? ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र, लोकतंत्र दुनिया के लगभग 100 देशों में है। लोकतंत्र दुनिया के लगभग 100 देशों में है। लोकतंत्र जो है ना, वो दुनिया के लगभग 100 देशों में है। लगभग 100 देशों में प्यारे बच्चों क्या है, लोकतंत्र है। ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? आ गया ना? तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र बहुत बढ़िया शासन प्रणाली है। और ऐसा कहा जाता है कि लोकतंत्र में जितने भी लोग हैं, चाहे ऊंची जाति के हैं, नीची जाति के हैं, उच्च वर्ग हो, निम्न वर्ग हो, चाहे कोई भी धर्म हो,
सब लोगों को बराबर नजरिए से देखा जाता है, सब लोगों को बराबर अधिकार दिया जाता है। लोकतंत्र इसलिए बढ़िया है क्योंकि यहां पर सत्ता में साझेदारी होता है। समाज में रहने वाले हर एक जाति, हर एक वर्ग, हर एक धर्म को बराबर अधिकार दिया जाता है और इसलिए लोकतंत्र को बढ़िया कहा जाता है। लोकतंत्र तो कहता है कि भाई सब लोगों के साथ बराबर सब कुछ किया जाए, लेकिन फिर भी यहां पर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखता है। संविधान कुछ और कहता है लेकिन एक्चुअल में होता कुछ और है। संविधान कहता है कि धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन हमारे यहां धर्म के आधार पर भेदभाव होता है। लोकतंत्र कहता है कि जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन जाति के आधार पर भेदभाव होता है। लोकतंत्र कहता है कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं करना है, लेकिन भाषा के आधार पर भेदभाव होता है। यानी कि सिद्धांत कुछ और है, होता कुछ और है। ठीक है ना, समझ में आ रहा है ना? सिद्धांत कुछ और है, होता कुछ और है। तो प्यारे बच्चों, इसको लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। आपको हम पढ़ाए भी थे कि अगर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखे, अगर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखता है तो उसको लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। तो हम आप लोगों को लोकतंत्र में द्वंद्ववाद भी पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे बाबू? लोकतंत्र में द्वंद्ववाद भी पढ़ाए थे कि भाई अगर सिद्धांत और व्यवहार में अंतर दिखे तो उसको लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। भारतीय संविधान कहता है कि भाषा के आधार पर भेदभाव नहीं होना है, लेकिन भाषा के आधार पर कितना भेदभाव होता है, खास करके बिहारियों का मराठी के साथ अभी चल रहा है। मराठी लोग यहाँ मुंबई में जाते हैं तो मुंबई वाले लोग कहते हैं कि जब तक मराठी नहीं बोलोगे भाई तुमको मुंबई में काम नहीं करने देंगे। ये कोई बात नहीं हुआ, ठीक है ना? तो भाषा के आधार पर अभी भी भेदभाव हो रहा है, जाति के आधार पर अभी भी भेदभाव हो रहा है, धर्म के आधार पर अभी भी भेदभाव हो रहा है, अमीरी गरीबी के आधार पर अभी भी भेदभाव हो रहा है। संविधान कहता है कि आपको स्वतंत्रता का अधिकार मिला है, आप भारत के किसी भी कोने में जाकर के आप स्वतंत्र रूप से रह सकते हैं, कामकाज कर सकते हैं, लेकिन दिक्कत वहां पर भी होता है। यानी कि सिद्धांत कुछ और कहता है लेकिन एक्चुअल में व्यवहार कुछ और होता है। तो इसी को बाबू लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं, इसी को लोकतंत्र में द्वंद्ववाद कहते हैं। तो हम आप लोगों को लोकतंत्र में द्वंद्ववाद भी पढ़ाए। लोकतंत्र का एक बहुत बड़ी उपलब्धि हम आपको यह पढ़ाए थे कि लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण होता है। बताए थे ना बाबू, विकेंद्रीकरण मतलब क्या होता है? आप लोग बताइए तो। लोकतंत्र में विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण बताइए आप लोग, विकेंद्रीकरण कहने का क्या मतलब होता है? जल्दी जल्दी से आप लोग बताओ तो बाबू। लोकतंत्र में अगर हम बोलते हैं विकेंद्रीकरण, तो विकेंद्रीकरण कहने का मतलब क्या होता है? विकेंद्रीकरण कहने का मतलब होता है कि जब भारत सरकार और राज्य सरकार अपनी शक्ति स्थानीय सरकार को प्रदान करती है तो उसको हम लोग विकेंद्रीकरण कहते हैं। विकेंद्रीकरण मतलब होता है शक्ति का बंटवारा। विकेंद्रीकरण कहने का मतलब होता है, आप लोगों को हम बताए थे, विकेंद्रीकरण कहने का मतलब होता है शक्ति का बंटवारा। शक्ति का बंटवारा। जब केंद्र सरकार या राज्य सरकार अपनी शक्ति स्थानीय सरकार को सौंपती है तो उसको विकेंद्रीकरण कहते हैं। तो लोकतंत्र में एक बहुत बढ़िया चीज यह है कि यहां पावर किसी एक हाथ में नहीं है। लोकतंत्र में एक बहुत बढ़िया चीज ये है कि यहां पावर जो है ना वो एक हाथ में सुरक्षित नहीं है। कोई एक आदमी सोचे कि बस सबके बाप हम ही हैं तो ये गलत बात है, ठीक है ना? सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा हुआ है, ठीक है ना? सबके ऊपर कोई ना कोई बैठा है, कोई एक आदमी पावरफुल नहीं है। तो लोकतंत्र की बहुत बड़ी उपलब्धि है कि भाई यहां पे ना एक हाथ में सत्ता केंद्रित नहीं है, ठीक है ना? स्थानीय सरकार को पावर दिया गया ताकि जनता की समस्याओं को बढ़िया तरीका से सॉल्व किया जाए, जनता की समस्याओं को सुना जाए, ठीक है ना? समाज के सबसे निचले वर्ग को भी सत्ता में भाग लेने का मौका मिले। तो ये लोकतंत्र की एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। और लोकतंत्र के बारे में अगर बात किया जाए तो जिस उद्देश्य से लोकतंत्र को बनाया गया था, जब हमारा देश आजाद हुआ तो लोगों ने कहा कि भाई भारत में लोकतंत्र होना चाहिए। तो जिस उद्देश्य से लोकतंत्र बनाया गया, तो क्या हमारे सामने एक बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि जिस उद्देश्य से लोकतंत्र बनाया गया था तो क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? जिस हम लोग का उद्देश्य तो बढ़िया था लोकतंत्र को लेकर के, तो अगर आपसे पूछा जाए कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है कि नहीं कर रहा है, बताओ बाबू। अगर आप लोगों से हम एक सवाल पूछें कि लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, हाँ या ना में अगर सिर्फ जवाब दे तो आप लोग क्या बताइएगा? अगर हम आपसे सिर्फ इतना सवाल पूछें कि भाई लोकतंत्र का उद्देश्य तो बहुत बढ़िया है, समाज के सभी वर्गों, सभी धर्मों, सभी जाति को देखता है, लेकिन अगर भारत की बात किया जाए तो क्या भारत में लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है? आप में से सब बच्चे बोल रहे हैं कि नहीं सर नहीं कर रहा है। एकदम नहीं बोल सकते हैं कि नहीं कर रहा है, कर रहा है, कुछ हद तक सफल भी है, लेकिन 100% नहीं है, ठीक है ना? लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कुछ हद तक सफल है करने में, ठीक है ना? कह सकते हैं कि काफी हद तक सफल रहा है। जैसे जैसे प्यारे बच्चों, जैसे ये है, सफल कैसे रहा है? जैसे कोई भी फैसला लिया जाता है तो कोई एक आदमी फैसला नहीं लेता है,
जब भी फैसला लिया जाता है, किसी भी चीज का फैसला लिया जाए, तो जैसे राजतंत्र में क्या होता था, राजतंत्र यानी कि राजा का शासन, राजा के शासन में क्या होता था कि राजा ही फैसला लेता था। राजा अगर कह दिया कि भाई ये ऐसा होगा तो फिर वैसा ही होगा, जनता का फिर कुछ मतलब कुछ नहीं चलेगा। लेकिन लोकतंत्र में तो ऐसा नहीं हो रहा है। मोदी जी अगर कह देंगे कि ऐसा ही होगा तो जनता उसका विरोध कर देगा कि नहीं ऐसा होगा, ठीक है ना। उसको सर्वसहमति से जितने भी सांसद है, भारत देश में 543 को सांसद है, तो भारत में 543 सांसद मिलकर के उसको पास कराएंगे, तब जाकर के वो सांसद से पास होगा, ठीक है ना। तो इसलिए भारत में जो भी फैसला लिया जाता है, भारत में जो भी फैसला लिया जाता है वो सर्वसहमति से लिया जाता है, सामूहिक सहमति के आधार पर फैसला लिया जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे ये क्वेश्चन पूछा जाए, क्वेश्चन क्या पूछे हैं, क्वेश्चन हम क्या पूछे हैं, क्वेश्चन है कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है। ये क्वेश्चन परीक्षा में आता भी है, ठीक है ना। क्वेश्चन आ रहा है कि क्या लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, ठीक है ना। ये क्वेश्चन आएगा तो इसमें हम लोग लिखेंगे कि हाँ भाई कुछ हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति कर रहा है, ठीक है ना। अगर हम लोग इसका उत्तर लिखेंगे तो यही लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र कुछ हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल रहा है, ठीक है ना। लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र, लिखेंगे कि भारतीय लोकतंत्र कुछ हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में, कुछ हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल रहा है, सफल रहा है, कुछ हद तक अपने उद्देश्यों की प्राप्ति करने में सफल रहा है। जैसे पहला तो यही ना बताया कि सर्वसहमति से यहां फैसला लिया जाता है, सामूहिक सहमति के आधार पर फैसला लिया जाता है, ठीक है ना, जिसके कारण लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था बढ़ी है। तो पहला हम लोग यही लिखेंगे कि सामूहिक सहमति के आधार पर, लिखेंगे सामूहिक सहमति के आधार पर, सामूहिक सहमति के आधार पर, सामूहिक सहमति के आधार पर फैसला लिए जाते हैं, फैसला लिए जाते हैं, सामूहिक सहमति के आधार पर फैसला लिए जाते हैं, जिससे लोगों की आस्था लोकतंत्र के प्रति बढ़ी है, जिससे लोगों की आस्था लोकतंत्र के प्रति बढ़ी है। लोकतंत्र के प्रति लोगों की आस्था क्या हुआ है भाई, बढ़ा है। लोग लोकतंत्र के ऊपर विश्वास करते हैं कि चलो कम से कम अपना मनमाना तो नहीं करेगा कोई, ठीक है ना। अगर सोचेगा कि मनमाना कर ले तो ये नहीं होगा। दूसरा चीज ये है कि लोकतंत्र लोगों को समान अवसर देता है, लोकतंत्र हर एक व्यक्ति की स्वतंत्रता देता है और हर एक व्यक्ति की गरिमा बनाए रखता है, ठीक है ना। लोकतंत्र हर एक व्यक्ति को समान अवसर देता है, हर एक व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है और हर एक व्यक्ति की गरिमा बनाए रखता है, ठीक है ना बाबू। तो लिखेंगे कि लोकतंत्र हर एक व्यक्ति को समान अवसर देता है। दूसरा लिखेंगे लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को, लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देता है, समान अवसर देता है। लोकतंत्र प्रत्येक व्यक्ति को समान अवसर देता है और स्वतंत्रता के साथ लोगों की गरिमा बनाए रखने में मदद करता है, लोगों की गरिमा बनाए रखता है, ठीक है ना, लोगों की गरिमा बनाए रखता है। तो अगर लघु तरीके में आ जाए ये क्वेश्चन है तो दो काफी है, दो कारण दे दिए काफी नहीं है, बताओ बाबू। तीसरा कारण अगर हमको देना हो तो ये दे सकते हैं कि लोकतंत्र में आपसी मतभेद और टकराव कम होता है, और टकराव, आपसी मतभेद और टकराव कम होता है, ठीक है ना। लोकतंत्र में आपसी मतभेद और टकराव कम होता है, क्योंकि लोकतंत्र में सत्ता का साझेदारी हो जाता है, और सत्ता का साझेदारी हो गया यानी कि लोग आपस में टकराएंगे नहीं, आपस में लड़ेंगे नहीं, ठीक है ना। गरिमा कहने का मतलब हुआ अपना भाई इज्जत, ठीक है ना। जैसे अगर हम यहाँ पर हैं तो ऐसा नहीं है कि कोई हमको आएगा कुछ बोल करके चला जाएगा, लोकतंत्र है, ठीक है ना। एक पुलिस अधिकारी को भी पावर नहीं है कि वो आएगा और कुछ ऐसे बिना मतलब कि हमको बोल करके चला जाएगा, उसको भी पावर नहीं है। तो ये हमारा गरिमा है, ठीक है ना। तो लोकतंत्र हमारा गरिमा जो है वो बनाए रखता है, ठीक है ना। तो कुछ ऐसे कारण हैं जिस कारण की वजह से हम कह सकते हैं कि हाँ भाई, जिस उद्देश्य से लोकतंत्र स्थापित किया गया था हमारे देश में, वो हद तक अपने उद्देश्यों को प्राप्त कर रहा है।
ठीक है ना। कुछ ऐसे कारण हैं, 100% तो लोकतंत्र अपने उद्देश्यों की प्राप्ति नहीं कर रहा है, लेकिन कुछ ऐसे कारण हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं ना जो लोकतंत्र को हरमर्ज की दवा मान लेते हैं। कुछ लोग ऐसे हैं जिनका शिकायत लोकतंत्र से कम नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लगता है कि भाई लोकतंत्र बढ़िया नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जिनको लोकतंत्र अगर कहते हैं बढ़िया है तो उनसे शिकायत भी बहुत ज्यादा है। हरमर्ज की दवा लोकतंत्र को मान लेना सही नहीं है, क्योंकि अगर आप लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं तो आपके मन में बहुत ज्यादा उम्मीद जग जाता है। अरे हम तो लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं, हमारे साथ ये होगा, वो बहुत तरह का उम्मीद जग जाता है। और जब वो उम्मीद पूरा नहीं होता है तो फिर लोकतंत्र से मोह भंग हो जाता है कि भाई हमारा जब लोकतांत्रिक देश में रह रहे हैं और ऐसा हो ही नहीं रहा है तो मोह भंग हो गया, ठीक है ना। लेकिन फिर भी हम ये कह सकते हैं कि लोकतंत्र पूरे विश्व में सबसे बढ़िया शासन प्रणाली है। अगर कुछ कमी है लोकतंत्र में, अगर हमारे ही देश के लोकतंत्र में कुछ कमी है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है, ठीक है ना। अगर लोकतंत्र में कुछ कमी है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से उसको दूर किया जाए। समझ में आ रहा है ना। अगर लोकतंत्र में दिक्कत है तो उसको दूर करने की आवश्यकता है कि किस तरीके से हम लोग उसको दूर कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात, लोकतांत्रिक देश में जैसे हम आप लोगों को इतिहास पढ़ाते हैं, तो इतिहास में प्यारे बच्चों आप लोग समझना जरा ध्यान से, हम आपको पढ़ाते हैं निरंकुशवादी राजा के बारे में पढ़ाते हैं ना। हम आप लोगों को इतिहास में निरंकुशवादी राजा के मतलब पढ़ाते हैं। आप लोग को पता भी होगा कि निरंकुश मतलब क्या होता है, जिस पर कोई अंकुश ना हो। निरंकुशवादी राजा कहने का क्या मतलब होता है? वो ऐसा राजा जो शासन कर रहा है लेकिन जनता की भलाई नहीं कर रहा है। तो खैर कम से कम लोकतंत्र में तो ऐसा कोई नहीं ना होता है कि निरंकुश प्रधानमंत्री बन गया, निरंकुश मुख्यमंत्री बन गया, ऐसा तो नहीं होता है। अगर लोकतंत्र में आप राजा बने हैं, यानी मुख्यमंत्री बने हैं, प्रधानमंत्री बने हैं, या विधायक ही बने हैं, सांसद बने हैं, या छोड़िए मुखिया ही क्यों न बने हैं, तो आपको क्या करना होगा? जनता के प्रति जागरूक रहना होगा, ठीक है ना। जनता के प्रति जागरूक रहना होगा। तो लोकतंत्र कम से कम इतना तो जरूर है कि एक उत्तरदायी शासन और एक वैध शासन का स्थापना करता है। लोकतंत्र के कारण कम से कम नेताओं के मन में इतना तो डर है, भले वो अपने आप को खूब पावरफुल समझे कि भाई हम नेता हैं, मंत्री हैं, बहुत पावरफुल हैं, लेकिन उनके मन में एक डर तो होता है हमेशा, और वो डर है लोकतंत्र के कारण। क्या डर है? डर ये है कि अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो 5 साल में हार जाएंगे। अगर हम अच्छा काम नहीं करेंगे तो जनता हमें 5 साल के बाद हटा देगी। तो ये तो डर है ना लोकतंत्र में, नेताओं के मन में, और इसलिए नेता लोग कुछ काम करते हैं। अगर ये डर नेताओं के मन में नहीं रहता तो शायद नेता लोग कुछ काम नहीं करता, पूरा पैसा के घोटाला कर लेता, ठीक है ना। बताओ बाबू, बात सही है कि नहीं है? अगर ये डर नहीं रहता, चुनाव हारने का डर अगर नेताओं के मन में नहीं रहता तो नेता लोग जानते हैं पूरा पैसे घोटाला कर लेता, हड़प जाता पूरा सब। लेकिन कम से कम ये तो उनके मन में डर है ना कि नहीं भाई, अगर हम बढ़िया से जनता की सेवा नहीं किए तो अगला बार जनता कहेगी कि चल जाइए, बाय बाय, ठीक है ना, टाटा बाय बाय तुरंत कर देगा, ठीक है। क्योंकि जनप्रतिनिधि चुनने का पावर जनता के हाथों में है, वोट देने का पावर जनता के हाथों में है। प्रत्येक 5 साल के बाद जनता का पावर दिखता है, क्या बाबू, दिखता है ना। प्रत्येक 5 साल के बाद जनता का पावर दिखता है, समझ में आ रहा है ना। हाँ, दूसरी बात यह है कि लोकतंत्र में सर्वोच्च न्यायालय है, सुप्रीम कोर्ट है, न्यायालय को सबसे ज्यादा पावर दिया गया है, न्यायपालिका को सबसे ज्यादा पावर यहां है। अगर कोई गलती करेगा, चाहे वो प्रधानमंत्री ही क्यों ना गलती करे, उसको सजा देने के लिए न्यायपालिका है। यानी कि अगर यहां राजा भी बना हुआ है, प्रधानमंत्री क्या हो गया, मुख्यमंत्री क्या हो गया, एक तरीके से राजा हो गया ना भाई। मुख्यमंत्री एक राज्य का राजा हो गया, जो प्रधानमंत्री है देश का ही राजा हो गया। तो राजा होते हुए भर में भी डर तो है न्यायपालिका का कि अगर हम कुछ गलती करेंगे तो हमको भी दंड मिलेगा, ठीक है ना। क्योंकि संविधान का बचाव करने वाला सुप्रीम कोर्ट है जो किसी को भी सजा दे सकता है, ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों ध्यान दीजिएगा, यहां पर ना डर बना हुआ है। तो हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक उत्तरदायी और एक वैध शासन का भी स्थापना कर रहा है। लोगों के मन में डर है, लोगों के मन में डर है कि अगर नहीं काम करेंगे तो हार जाएंगे। जनता के मन में है कि भाई नहीं काम करोगे तो हरा देंगे। नेता लोग अगर घोटाला कर रहा है तो बचा बचा के कर रहा है कि कहीं अगर पकड़ा गए तो फिर हमको जेल हो जाएगा, घोटाला कर रहे हैं तो जेल हो जाएगा। देखिए घोटाला करने वाले बहुत सारे लोगों को जेल हुआ है भी। तो यहाँ कोई भी ना अपने आप को शक्तिशाली नहीं समझ सकता है, अपने आप को कोई शक्तिमान नहीं समझ सकता है कि भाई हम ही शक्तिमान है, जो करेंगे जो हम ही करेंगे, ठीक है ना। तो ये है हमारे लोकतंत्र की पावर, ये है हमारे लोकतंत्र की पावर कि लोकतंत्र एक वैध सरकार की स्थापना करता है, एक उत्तरदायी सरकार की स्थापना करता है। प्यारे बच्चों, एक सवाल उत्तरदायी और वैध संबंधित ही आता है। एक सवाल आता है ये वाला कि लोकतंत्र किस तरह उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन कर रहा है। लोकतंत्र जो है वो कैसे उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है, ये क्वेश्चन है।
तो लिखेंगे कि भाई लोकतंत्र निम्नलिखित तरीके से उत्तरदायी और वैध सरकार का गठन करता है। पहला, उत्तरदायी सरकार का गठन। लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता द्वारा चुने गए प्रतिनिधि करते हैं। लोकतंत्र में सरकार का गठन कौन करते हैं? जो जनता के द्वारा चुने गए प्रतिनिधि हैं। जनता द्वारा चुनी गई यह सरकार जनता के प्रति उत्तरदायी होती है, क्योंकि 5 वर्ष के बाद जनादेश के लिए, 5 वर्ष के बाद वोट के लिए सभी जनप्रतिनिधि को, चाहे विधायक हो, मंत्री हो, सब लोगों को जनता के पास तो जाना ही पड़ता है। 5 साल के बाद तो आपको जनता के पास जाना ही पड़ेगा। तो जब जनता के पास जाना पड़ेगा तो काम करके जाइएगा, तब ना। काम नहीं करके जाइएगा तो जूता के माला पहना देगा सब जनता। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। इस प्रकार अपना प्रतिनिधि चुनने की शक्ति जो है वो जनता को देकर के लोकतंत्र उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। ठीक है ना? यानी कि नेताओं को उसका उत्तरदायित्व समझाता रहता है कि भाई तुम्हारा क्या उत्तरदायित्व है, तुम्हारा क्या काम है, जनता को समझाता रहता है। ये नेताओं के मन में आते रहता है। दूसरा है कि वैध सरकार का गठन कैसे है भाई? उत्तरदायी सरकार तो बता दी है कि नेताओं के मन में डर है कि काम नहीं करेंगे तो हरा देगी जनता, इसलिए वो लोग अपने काम के प्रति उत्तरदायी है। दूसरा, वैध सरकार का गठन कैसे करता है? तो ध्यान रखिएगा, वैध सरकार, लोकतंत्र में सरकार का गठन जनता द्वारा बनाए गए संविधान के अनुसार होता है। लोकतंत्र में सरकार का गठन कैसे होता है? जो संविधान बना है उसके अनुसार होता है। साथ ही कोई भी कानून संविधान के आधार पर ही बनती है। कोई भी कानून बने वो संविधान को आधार मानते हुए बनाया जाता है। इसके अतिरिक्त सरकार के कार्यों की निगरानी के लिए न्यायपालिका है। सरकार बढ़िया काम कर रही है, सरकार खराब काम कर रही है, सब लोगों के लिए बाबू क्या है? न्यायपालिका है। और इसलिए संविधान में निष्ठा रखने वाला लोकतंत्र वैध सरकार का गठन भी करता है। यानी कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो एक वैध सरकार और एक उत्तरदायी सरकार का गठन करता है। समझ में आ गया बाबू? हाँ, ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। सारे बच्चों को समझ में आ गया? चलिए, बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं कि लोकतंत्र जो है क्या हमारे देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है? लोकतंत्र हमारे देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। लोकतंत्र हमारे देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है? तो कहेंगे कि हाँ है। लोकतंत्र हमारे देश के आर्थिक समृद्धि और विकास में बहुत सहायक है। कैसे भाई? विकास कैसे हो रहा है हमारे देश का? विकास कौन कर रहा है? नेता लोग कर रहा है। विकास काहे कर रहा है? हारने के डर से कर रहा है कि अगर विकास न करेंगे तो जनता हरा देगी भाई। ठीक है ना? अगर कोई आपके क्या, मान लीजिए आपके पंचायत में कोई मुखिया बना, विधायक उधायक का तो बात छोड़िए, बड़ी ऊंचा चीज हो जाता है। मुखिया कोई बना, मुखिया काम नहीं करेगा, अगला बार उसको सब हरा देगा। विधायक काम नहीं करेगा, अगला बार सब हरा देगा। सांसद अगर आया, काम नहीं किया तो अगला बार उसको वोट नहीं दीजिएगा। यानी कि ये जो नेता लोग हैं ना, उनके मन में भी है कि अगर हम विकास नहीं करेंगे तो जनता हमको चलता कर देगी, टिकट काट देगी कि जाइए सर जी, आपका कोई जरूरत नहीं है, मेरे अंगनों में तुम्हारा क्या काम है। ठीक है ना? तो इसलिए नेता लोग विकास करते हैं। तो भाई सही बात है कि लोकतंत्र में विकास तो हो रहा है। अरे बात वही है कि थोड़ा जब मतलब कोई नेता ज्यादा कर रहा है, कोई नेता कम विकास कर रहा है, कोई घोटालेबाज थोड़ा ज्यादा है, कोई थोड़ा कम घोटालेबाज है। ठीक है ना? तो लोकतंत्र जो है ना वो विकास तो कर रहा है। लोकतंत्र के कारण विकास तो हो रहा है। अगर नेताओं को हारने का डर नहीं रहता तो लोग विकास भी नहीं करता। ठीक है ना? नेताओं को हारने का डर नहीं रहता तो वो लोग विकास नहीं करता। पहले के राजा जो निरंकुशवादी होता था वो देखते थे जनता के लिए कोई काम करता था? कुछ काम नहीं करता था। ठीक है ना? लेकिन आज के जो राजा हैं, आज के जो नेता हैं, वो अगर काम नहीं करेंगे तो भाई 5 साल में घरे बैठ जाएंगे, हो सकता है कि जेल में भी चले जाएंगे। तो इसलिए विकास तो हो रहा है। नेता लोग हारने के डर से ही सही, लेकिन विकास तो कम से कम कर रहा है। ठीक है ना? पहला कारण तो ये हो गया, हारने के डर से ही सही लेकिन विकास कर रहा है। दूसरा ये है प्यारे बच्चों कि कोई भी काम होता है यहां तो जन कल्याण को देखते हुए कि भाई जो काम हम कर रहे हैं इससे लोगों का कल्याण होगा कि नहीं होगा। हम जो भी काम कर रहे हैं, वो जो भी नीति बनाया गया है सरकार के द्वारा, मान लिया जाए कोई नीति बनाया गया, तो वो नीति जन कल्याण की है। ये जन कल्याण मतलब लोगों के कल्याण के लिए है कि नहीं। कोई भी काम होता है तो सामाजिक कल्याण के लिए होता है कि जिससे पूरे समाज का कल्याण हो। ठीक है ना? और कोई भी अगर काम होता है तो समावेशी विकास के तहत होता है कि समाज में रहने वाले हर एक वर्ग, हर एक धर्म का विकास हो। ऐसा नहीं कि विकास ऐसा हो कि भाई कुछ ही लोगों का उसमें उद्धार हो रहा हो, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। विकास ऐसा मतलब समाज के हर एक वर्ग का विकास हो। तो यहां पर क्या है, वोट लेने के चक्कर में लोग क्या करते हैं, समाज के हर एक वर्ग का विकास करते हैं। अब भाई जितना वोट का अधिकार ऊंची जाति वालों के पास है उतना ही वोट का अधिकार नीची जाति वालों के पास है। तो विकास करने वाले नेताजी को भी ये पता है कि भाई अगर वोट लेना है तो सबके लिए काम करना पड़ेगा, क्योंकि सबके वोट से जीतेंगे, एगो के वोट से तो जीतेंगे नहीं। तो इसलिए यहां पर समाज के लिए काम होता है कि समाज के लिए काम करेंगे तो समाज मिलकर के सब हमको वोट भी करेगी। ठीक है ना? ध्यान दीजिएगा। तो इस तरीके से कह सकते हैं कि भाई विकास तो हो रहा है। ठीक है ना? आर्थिक समृद्धि हो रहा है जन कल्याण के लिए। दूसरा बात यह है
कि कोई भी अगर नीति बनाया जाता है तो वो देश के हित में बनाया जाता है, देश के अहित में बनाएगा तो उसको देशद्रोही साबित कर दिया जाएगा। ठीक है ना। तो इसलिए सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं, अकेले कोई व्यक्ति निर्णय नहीं ले लेता है कि भाई अकेले फैसला ले लिए, जो मन में आया वो कर लिए। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि लोकतंत्र जो है वो आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। जितना भी चीज बताए उस आधार पर हम ये तो कह सकते हैं ना कि लोकतंत्र जो है वो आर्थिक समृद्धि और विकास में क्या है, सहायक है। लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में क्या है, सहायक है। तो प्यारे बच्चों यहां से भी क्वेश्चन आता है। यहां से कौन सा क्वेश्चन आएगा, यहां से क्वेश्चन आएगा ये वाला, जरा ध्यान से देख लीजिए। ठीक है ना। यहां से क्वेश्चन आएगा ये वाला कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है, ये क्वेश्चन आएगा 5 नंबर वाला में। ठीक है, दीर्घ उत्तरीय में क्वेश्चन पूछ सकता है कि लोकतंत्र किस प्रकार आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है। ठीक है ना। चलो बाबू, तो लिखेंगे हम लोग कि लोकतंत्र आर्थिक समृद्धि और विकास में सहायक है क्योंकि लोकतंत्र जनता के प्रति उत्तरदायी शासन व्यवस्था है। लोकतंत्र जो है वो जनता के प्रति उत्तरदायी है। निर्वाचित प्रतिनिधियों को दोबारा वोट प्राप्त करने के लिए जनता के पास जाना ही पड़ता है। ठीक है ना। अतः इन प्रतिनिधियों के खुशहाली लाने के लिए आर्थिक समृद्धि और विकास पर ध्यान दिया जाता है। वोट लेना है जनता से तो जनता के भाई जीवन में तो खुशहाली लाना पड़ेगा, जनता के जीवन में विकास तो करना पड़ेगा। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। दूसरा है बाबू, ध्यान रखना आप लोग, दूसरा है लोकतांत्रिक सरकारें अपनी आर्थिक नीतियां जन कल्याण की भावना को ध्यान में रख करके बनाती है। यानी कि अभी बताया ना कि सरकार जो है वो कोई भी अगर नीति बनाती है तो वो सामाजिक कल्याण, जन कल्याण को ध्यान में रखते हुए कि कोई भी हम नीति बनाए जिससे अधिक से अधिक लोगों को लाभ हो, कोई भी हम कानून बनाए उससे अधिक लोगों को क्या हो, लाभ हो, जिससे आर्थिक असमानता में कमी आती है और समावेशी विकास होता है, यानी समाज में रहने वाले हर एक वर्ग का विकास होता है। ठीक है ना। और तीसरा, लोकतंत्र में किसी व्यक्ति विशेष की जगह सामूहिक निर्णय लिए जाते हैं। यानी कि लोकतंत्र में कोई एक व्यक्ति निर्णय नहीं लेता है, लोकतंत्र में सामूहिक निर्णय लिया जाता है। ठीक है ना। लोकतंत्र में क्या होता है, सामूहिक निर्णय होता है, सब बैठ के फैसला लेता है, जनता के हित में फैसला होता है। ऐसा नहीं कि जिसको जो मन में आए वो फैसला कर दिया। ठीक है ना। ध्यान रखिएगा कि इससे देश के प्रत्येक व्यक्ति के आर्थिक उत्थान हेतु नीति बनाना आसान हो जाता है। यानी कि जब सर्वसहमति से फैसला होता है, सबके सहमति से फैसला होता है, तो फिर सबका उत्थान होता है, सबका विकास होता है। आप लोग एक नारा सुने होंगे, सबका साथ सबका विकास। नाम सुने है ना, नारा सुने है ना, सबका साथ सबका विकास। यानी समाज में रहने वाले हर एक लोगों का साथ चाहिए तभी सबका विकास होगा। तो इसलिए नारा दिया जाता है सबका साथ सबका विकास। कुछ लोग नारा देते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, यानी कि भाई बेटियों को बचाओ और बेटियों को पढ़ाओ। कहा जाता है कि अगर एक बेटी पढ़ गई तो 2-3 खानदान जो है ना, वो ये कह सकते हैं कि 2-3, उसको क्या बोलते हैं, एक के बाद एक, क्या उसको बोलते हैं, एक पहले चला था जी, एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई। हाँ, पीढ़ी, एक बेटी पढ़ गई 7 पीढ़ी तर गई, ऐसा कुछ बोला जाता है। ठीक है ना। तो ध्यान रखिएगा। तो ये सब बात है जिससे कि हमारे देश का आर्थिक विकास में सहायक, यानी कि लोकतंत्र जो है वो हमारे देश में आर्थिक विकास में क्या है, सहायक है। समझ में आ रहा है बाबू, लोकतंत्र आर्थिक विकास में सहायक है। ठीक है ना, लोकतंत्र आर्थिक विकास में सहायक है। क्लियर ना। चलिए, इतना ही नहीं, लोकतंत्र सिर्फ विकास से नहीं कर रहा है, लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विषमता को भी दूर कर रहा है और लोगों के बीच में सामंजस्य स्थापित कर रहा है। आप लोगों को हम बोले थे क्या बोलते हैं, विभिन्नता में एकता, विभिन्नता में एकता बोले थे, नहीं, अनेकता में एकता। ठीक है ना। आप लोगों को हम बोले थे अनेकता में एकता। भारत में अनेक जाति, अनेक धर्म, अनेक संप्रदाय, अनेक भाषा बोलने वाले लोग हैं, लेकिन फिर भी सब में एकता है। सब लोग एकत्व भाव से रहते हैं, एकता के भाव से रहते हैं। क्योंकि लोकतंत्र जो है ना, समझना बाबू जरा ध्यान से, लोकतंत्र जो है वो सबको एक साथ लेकर के आगे चलता है। ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र जो है वो सब लोगों को एक साथ लेकर के आगे चलता है। लोकतंत्र जो है ना वो समाज में रहने वाले हर एक वर्गों में सामंजस्य स्थापित करता है, यानी कि सब लोगों के बीच तालमेल बिठाता है। समाज में रहने वाले कोई गरीब से गरीब आदमी भी, छोटा से छोटा जाति, चाहे बड़ा से बड़ा जाति, अमीर से अमीर आदमी, सब लोगों को एक वोट देने का अधिकार है।
सब लोगों को एक साथ तालमेल बिठा करके ही लोगों को आगे चलना पड़ता है। तो ध्यान रखिएगा कि लोकतंत्र जो है वो सामाजिक विषमता को दूर करता है और लोगों के बीच में तालमेल बढ़ाता है, लोगों के बीच सामंजस्य स्थापित करता है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र जो है वो क्षेत्र के आधार पर, जाति के आधार पर, धर्म के आधार पर, लिंग के आधार पर, भाषा के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है। लोकतंत्र कहता है कि हम जाति के आधार पर भेदभाव नहीं करने देंगे, धर्म के आधार पर भेदभाव नहीं, भले आज लोग कर लेता है, जबरदस्ती बात है। जैसे आज देखिए ना, बिहारियों को महाराष्ट्र में मारा जाता है, बिहारियों को महाराष्ट्र में खूब गरियाया जाता है, पीटा जाता है। कारण क्या है कि भाई बिहारियों को मराठी बोलने नहीं आता है। आप लोग अभी हाल फिलहाल में ऐसा न्यूज़ सुने होंगे। ठीक है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। तो लोकतंत्र में क्या हो ना कि मनाही तो होता है लेकिन कोई जबरदस्ती करते हैं। तो बाबू ध्यान दीजिएगा कि लोकतंत्र जो है वो क्षेत्र, भाषा, धर्म, लिंग, ये सब के आधार पर भेदभाव की मनाही करता है और कहता है कि सब लोग आपस में मिलजुल करके रहिए, सबका साथ सबका विकास होना चाहिए। ठीक है ना। लोकतंत्र जो है वो विभिन्न जातियों, विभिन्न धर्मों के बीच में ना सामंजस्य स्थापित करता है, मतलब तालमेल स्थापित करता है। लोकतंत्र हमें यह सिखाता है कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लोकतंत्र तो हमें यही सिखाता है ना कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई। लेकिन आज के नेता लोग क्या सिखाते हैं कि हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं दुश्मन दुश्मन। आजकल के नेता लोग ये सिखाते हैं। ठीक है ना। आजकल के नेता लोग अपने वोट लेने के चक्कर में ऐसा माहौल बना दिए हैं समाज में कि हिंदू सोच रहा है कि हमको मुसलमान से खतरा है, मुसलमान सोच रहा है कि हमको हिंदू से खतरा है। भाई किसी को किसी से खतरा नहीं है, किसी को किसी से खतरा नहीं है। ये सब वोट लेने का राजनीति है। ठीक है ना। ये सब आप लोगों को ऐसा टीवी पर दिखा करके आपके दिमाग में डाल दिया गया है। खास तौर पर मीडिया वाला का इसमें बड़ा महत्व है। मीडिया वाला जो है ना, आजकल के जमाने में मीडिया वाला जो है वो सबसे ज्यादा गंदा काम कर रहा है। मीडिया वाला सब, ठीक है, सबसे ज्यादा गंदा। अपने न्यूज चैनल पर एगो मुसलमान के बैठा लेगा, एगो हिंदू के बैठा लेगा और दोनों के अपने में लड़वा रहा है। और उसको देख करके बाकी सब जनता के मन में द्वेष आ रहा है कि भाई हिंदू ऐसा है, मुसलमान ऐसा है। भाई सब बढ़िया है, इंसानियत होना चाहिए बढ़िया, बाकी हिंदू क्या मुसलमान क्या। ठीक है ना। अगर इंसान बढ़िया है तो कोई दिक्कत नहीं है। कोई धर्म जो है ना वो बदनाम नहीं है। धर्म में रहने वाले कुछ लोग बदनाम हैं जिसके वजह से धर्म बदनाम है। ठीक है ना। तो हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई हम सब हैं भाई भाई के नारे लगते थे। याद करिए, अंग्रेज यही काम करता था। अंग्रेज भी कहता था फूट डालो और शासन करो। ये अंग्रेजों का है ना, अंग्रेजों का नारा है फूट डालो और शासन करो। यानी हिंदू और मुसलमान के बीच में फूट डाल दो, हिंदू और मुसलमान को आपस में ही लड़वा दो और तब शासन करो, बढ़िया से शासन होगा। और आजकल के नेता भी वही कर रहे हैं कि फूट डालो और शासन करो, हिंदू मुसलमान के बीच में फूट डाल दो और शासन कर लो। ठीक है ना। तो प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि लोकतंत्र जो है वो कहता है कि भाई सब जातियों के बीच में, सब धर्मों के बीच में तालमेल होना चाहिए, सामंजस्य होना चाहिए। धर्म के नाम पर जो द्वेष है, धर्म के नाम पर जो भेदभाव है, उसको दूर करिए। लेकिन यहां पर तो लोग अपना ही बात करते हैं। ठीक है ना। अपना ही सिर्फ धर्म देखते हैं, जो कि बिल्कुल गलत बात है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। लोकतंत्र में लोगों का थोड़ा विश्वास ज्यादा है क्योंकि लोकतंत्र जो है वो आपसी समझदारी को बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है वो विश्वास बढ़ाता है, इसलिए लोगों को लोकतंत्र पर विश्वास हो गया है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। तो अगर इतने सारे अच्छे चीज है लोकतंत्र में तो कुछ खराब चीज भी है। तो जो खराब चीज है उनको दूर किया जाए धीरे धीरे। ठीक है ना। किसी भी शासन व्यवस्था में 100% बढ़िया हो जाए ये तो संभव नहीं है। कोई आदमी 100% बढ़िया हो जाए ये संभव नहीं है। प्यारे बच्चों, अगर हम ही हैं, हम ही आपको पढ़ा रहे हैं, खूब बढ़िया से आपके लिए मेहनत कर रहे हैं, लेकिन हम 100% बच्चों के लिए अच्छे नहीं होंगे। ठीक है ना। जो विद्यार्थी हमसे पढ़ रहे हैं, जो विद्यार्थी हमसे पढ़ाई कर रहे हैं, समझ रहे हैं, उनके लिए तो हम बहुत बढ़िया हैं, उनके लिए हम बहुत अच्छा है। लेकिन कुछ ऐसे भी बच्चे हैं जो हमारे प्रति हेट भावना रखते हैं। ठीक है ना। वो क्या करते हैं कि किसी दूसरे शिक्षक से पढ़ते हैं, किसी दूसरे टीचर से पढ़ते हैं और सिर्फ वही टीचर का सम्मान करते हैं जिस टीचर से वो पढ़ते हैं। उस टीचर के अलावा बाकी सब टीचर के प्रति उनके मन में जहर है। ठीक है ना। जो कि ऐसा होना नहीं चाहिए। हम एक टीचर से पढ़ रहे हैं ये अच्छी बात है, इसका मतलब ये नहीं कि सिर्फ वही टीचर अच्छे हैं जिनसे हम पढ़ रहे हैं, बाकी सब टीचर खराब है, ऐसा कोई बात नहीं है। ठीक है ना। तो इसलिए मन में द्वेष नहीं लाना चाहिए, बात ध्यान दीजिएगा।
ठीक है ना, मन में द्वेष कभी भी नहीं लाना चाहिए, ये बात आप लोग ध्यान दीजिएगा। समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? हाँ, तो लोकतंत्र में कम से कम ये होता है कि बातचीत होता है, आपसी समझदारी होता है, लोगों के बीच में तालमेल स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। ठीक है ना, तो लोकतंत्र जो है वो आर्थिक जो सामाजिक विषमता है उसको दूर करता है और सामंजस्य को बढ़ाता है। लोकतंत्र सामंजस्य को यानी कि आपसी तालमेल को बढ़ाता है, सामंजस्य को दूर करता है। ठीक है ना, ये सॉरी सामंजस्य को बढ़ाता है और विषमता को दूर करता है, भेदभाव को दूर करता है। समझ आ गया ना? यहां से भी बाबू एक क्वेश्चन बनता है परीक्षा में एक क्वेश्चन बनेगा, थोड़ा बड़ा ही क्वेश्चन बनता है। क्वेश्चन ये बनता है भाई, जरा ध्यान से सुनिएगा ये क्वेश्चन कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। 5 नंबर का प्रश्न आता है और जितना हम अभी आपको बता दिए ना थ्योरी, जितना हम बोल करके समझा दिए वही सब चीज यहां पर लिखा हुआ है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। कह रहा है कि लोकतंत्र किन स्थितियों में सामाजिक विषमताओं को कम करता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है। तो लिखेंगे भाई हम लोग कि लोकतंत्र सामाजिक विषमताओं को हटाने में मददगार होता है और सामंजस्य के वातावरण का निर्माण करता है, क्योंकि लोकतंत्र में विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की अद्भुत क्षमता होती है। लोकतंत्र में क्या होता है कि विषमता है, चूंकि बाबू यहां पर अनेक जाति अनेक धर्म के लोग हैं, लेकिन फिर भी सब में तालमेल बिठाता है। ठीक है ना, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र क्षेत्र, जाति, धर्म, लिंग, भाषा आदि के आधार पर कोई भेदभाव नहीं करता है। सामाजिक ये सभी नागरिकों को जीवन में आगे बढ़ने का समान अवसर देता है। लोकतंत्र जो है वो समाज में रहने वाले सभी नागरिकों को समान अवसर देता है। सर लड़का लड़की बेटा बेटी एक समान है तो फिर बेटी को ज्यादा छूट क्यों दी जाती है? देखो बाबू, बेटा बेटी एक समान है तो फिर बेटी को ज्यादा छूट क्यों दिया जाता है, एक बच्चे का प्रश्न है। देखिए, ये तो बस छूट इसलिए सरकार ने दिया ताकि बेटियों को आगे बढ़ाया जाए, नहीं तो एक समय ऐसा भी था कि हमारे समाज में बेटियों का कोई महत्व भी नहीं था। बेटियों को घर के अंदर ही रखा जाता था। बेटियों को समझा जाता था कि ये घर की कामकाज करने वाली बस है। बेटियों को समझा जाता था कि ये कमजोर है। बेटियों को समझा जाता था कि ये बाहर में कोई काम ही नहीं कर सकती है। बेटियों के लिए सोचा जाता था कि अगर ये बाहर जाएगी तो हमारी इज्जत पर सवाल उठेगा। बेटियों को समझा जाता था कि इसको अकेले अगर छोड़ देंगे तो दुनिया वाले हमको कहेंगे कि देखो जवान बेटी को अकेले छोड़ दिया। अनेक तरह का चीज था जिससे कि लोग बेटियों के साथ कंप्रोमाइज करते थे। ठीक है ना, बेटियों को बाहर नहीं जाने देते थे, अकेले नहीं जाने देते थे, देर रात तक कहीं काम नहीं करने देते थे। लेकिन आज सब कुछ बदल गया है। कैसे बदल गया? क्योंकि बेटियों के लिए सरकार ने कुछ अधिक नियम लाया। बेटियों को आगे बढ़ाने के लिए बेटियों को छूट दिया गया ताकि बेटी को आगे बढ़ाया जाए। ठीक है ना, तो आज देख रहे हैं कि सरकार ने अगर छूट दिया है तो बेटियां सब आगे बढ़ी है। आज बेटी अकेले दम पर कुछ भी कर रही हैं। आज चाहे दिन हो चाहे रात हो, कहीं भी घूम रही हैं। बेटी अपने दम पर अब बाहर में जाकर के पढ़ाई कर रही हैं। भारत के कई बड़े बड़े जो पद हैं वहां पर बेटियां ही संभाल रही हैं। तो बेटियां आगे बढ़ी है भाई। तो इसका कारण बस यही है, इस समय बदला है। ठीक है ना, मॉडर्न युग आया है। अब लड़की भी अब लड़कों से कम नहीं है। लड़कियों को छूट मिला, उसने उसका फायदा उठाया और आगे बढ़ा। बस इसलिए अगर शायद लड़कियों को छूट ना मिलता तो हमारे समाज में लड़कियों का जो ही इज्जत होता। ध्यान रखिएगा, आप ऐसा समझिए ना कि अगर लड़कियों को छूट दिया गया है तो हमारे घर की भी लड़कियों को तो छूट दिया गया है, हमारे घर की बेटियों को भी तो छूट मिला है। ऐसा थोड़ी है कि हम बोल रहे हैं कि समाज में लड़कियों को छूट मिला है। तो भाई लड़कियों को छूट मिला है तो इसका मतलब दूसरों के लड़कियों को छूट नहीं मिला है। हमारे घर की भी बहनों को छूट मिला है, हमारे घर की भी लड़कियों को छूट मिला है। हमारे घर के भी लड़कियों को उतना ही अधिकार है आगे बढ़ने का जितना बाकी सब लड़कियों को है। अब जो जितना मेहनत करेगी उस अनुसार से आगे बढ़ रही है। तो लड़कियों को छूट मिला है, ये अच्छी बात है। कम से कम जो घर में बैठी रहती थी, जिसको पर्दा प्रथा में रखा जाता था, घूंघट में रखा जाता था, तो वो अब कम से कम उस पर्दा प्रथा और घूंघट से बाहर निकल करके समाज के लिए कुछ काम कर रही है। तो अच्छा बात ना है। समझ में आ रहा है ना? अब ध्यान रखिएगा। तो ये सब चीज है बाबू। ये तो 2 चीज लिखे। तीसरा, लोकतंत्र विभिन्न जाति और धर्मों के बीच सामंजस्य स्थापित करके जाति और धार्मिक विषमताओं को दूर करने का प्रयास करता है। यानी कि लोकतंत्र जो है वो सभी जाति धर्म के बीच में क्या करता है? तालमेल स्थापित करता है। और तालमेल स्थापित करके, ठीक है ना, तालमेल स्थापित करके और लोगों को आगे बढ़ा रहा है। ठीक है ना बाबू, ध्यान दीजिएगा। लोकतंत्र जनता के बीच आपसी समझदारी और विश्वास बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है वो जनता के बीच समझदारी बढ़ाता है। लोकतंत्र जो है वो विश्वास बढ़ाता है। और समाज में व्याप्त विषमताओं को पूर्णतः समाप्त कर देना किसी भी शासन व्यवस्था में संभव नहीं है। समाज में जो भी बुराई है वो 100% समाप्त नहीं हो सकता है। परंतु गैर लोकतांत्रिक देशों में जहां विषमताओं को बलपूर्वक समाप्त करने का प्रयास किया जाता है, वहीं लोकतांत्रिक देशों में बातचीत और आपसी समझदारी से विषमताओं में सामंजस्य स्थापित करने की कोशिश की जाती है। देखिए, दूसरा जो लोकतंत्र, ये मतलब दूसरा जो शासन तंत्र होता है, जैसे राजतंत्र, राजा का शासन होता था, तो राजा जो फैसला सुना दिया वो समझिए कि सर्वोपरि है। अब नहीं मानोगे तो जेल के भीतर जाओगे। लेकिन यहां क्या है लोकतंत्र में कि बातचीत और आपसी समझदारी से कोई भी फैसला लिया जाता है और उसको स्थापित किया जाता है। तो इसलिए लोकतंत्र जो है वो बाकी सभी शासन प्रणाली से बढ़िया है।
ठीक है ना। इसलिए लोकतंत्र क्या है, बाकी सभी शासन प्रणाली से तो कम से कम बढ़िया है। ठीक है ना। तो हम आप लोगों को यही बता रहे हैं कि लोकतंत्र जो है वो कितना बढ़िया है। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। यहां से एक क्वेश्चन और आता है बाबू, एक क्वेश्चन और आता है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के सामाजिक विभाजनों को संभालती है। समाज में विभाजन है, जाति में विभाजन है, धर्म में विभाजन है, अमीरी गरीबी में विभाजन है ना, लेकिन उसके बाद भी लोकतंत्र सबको संभालती है। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। लोकतंत्र जो है ना वो इतना भेदभाव होने के बाद भी सब लोगों को आपस में संभाल करके रखती है। तो प्यारे बच्चों, क्वेश्चन यही कह रहा है, क्वेश्चन यही कह रहा है कि लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक तरह के भारतीय विभाजनों को संभालती है। लोकतांत्रिक व्यवस्था किस प्रकार अनेक प्रकार के विभाजनों को संभालती है, तो हम लोग लिखेंगे कि लोकतंत्र में विभिन्न जाति समूह की आकांक्षाओं के बीच सफलतापूर्वक सामंजस्य स्थापित करने का प्रयास किया जाता है। लोकतंत्र में अनेक जाति समूह हैं, लेकिन फिर भी सब लोगों के बीच में तालमेल स्थापित किया जाता है। सामान्य तौर पर लोकतांत्रिक व्यवस्था अपने अंदर की प्रतिद्वंदताओं को संभालने की प्रक्रिया विकसित कर लेती है। लोकतंत्र जो है वो ये प्रक्रिया विकसित करता है कि हम अपने अंदर के प्रतिद्वंदों को समझा लें, हम अपने अंदर जो भाव उत्पन्न हो रहा है उसको समझा लें। ठीक है, ध्यान रखिएगा। ऐसा करने से इन सामाजिक समूहों के बीच टकराव की संभावना बहुत हद तक रुक जाता है। यानी कि लोकतंत्र में क्या है, सामाजिक टकराव रुकता है। हालांकि यह भी सही है कि कोई भी शासन विभिन्न सामाजिक समूहों के टकरावों को, मतभेदों को पूरी तरह खत्म नहीं कर सकता है। ये तो लोकतंत्र है, कोई भी शासन प्रणाली रहेगा तो वो 100% सब कुछ खत्म नहीं कर देगा। ठीक है ना। अब भारत का कानून कितना कठोर बन जाए, मारपीट मारधाड़ चाहे कोई भी अपराधी किस्म का जो प्रवृत्ति है वो 100% खत्म होगा। बताओ बाबू, 100% खत्म नहीं हो सकता है ना कोई भी चीज। लोकतंत्र में मतभेदों और सामाजिक विभेदों का आदर किया जाता है। इसके लिए सत्ता की साझेदारी में समाज के सभी वर्गों को उचित प्रतिनिधित्व देने का सार्थक प्रयास किया जाता है। यानी कि सत्ता में सब लोगों को बराबर का अधिकार मिले, ये प्रयास किया जाता है जरूर। समाज में सब लोगों को बराबर अधिकार मिले, ये प्रयास जरूर किया जाता है। लेकिन प्यारे बच्चों, समाज में जो थोड़ा बहुत बुराई है लोकतंत्र के कारण ही समटा हुआ है, नहीं तो लोग आपस में ही लड़ झगड़ करके कब खत्म हो जाएंगे पता नहीं चलेगा। लेकिन लोकतंत्र के कारण कम से कम तालमेल बना हुआ है, लोकतंत्र के कारण कम से कम लोग आपस में मिलजुल करके रह रहे हैं। ये है लोकतंत्र का फायदा। ठीक है ना, ये है लोकतंत्र का फायदा, ध्यान दीजिएगा। तो लोकतंत्र के बारे में तो लगभग हम बहुत चीज बताए हैं। ठीक है ना। अब प्यारे बच्चों, बात ऐसा है कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। अभी तक तो हम बता रहे थे पूरे लोकतंत्र के बारे में, जितने भी देश में लोकतंत्र है सबके बारे में। अगली क्लास में जब हम लोग पढ़ेंगे तो ये पढ़ेंगे कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। हालांकि अभी भी हम आपको मुख्य रूप से भारतीय लोकतंत्र के बारे में ही पढ़ाए हैं, लेकिन किताब में अलग से पढ़ना है भारतीय लोकतंत्र के बारे में। ठीक है ना। तो अगली क्लास में जब आएंगे तो यही पढ़ाएंगे कि भारतीय लोकतंत्र कितना सफल है। तो बताओ बाबू, लोकतंत्र हमारे देश में है, ये बढ़िया है कि खराब है? बहुत बढ़िया है, बहुत बढ़िया है। जहां भी लोकतंत्र है वहां की जनता खुशहाल है। जहां राजतंत्र था, राजा का शासन चलता था, तो जनता नाराज रहती थी। ठीक है ना, ध्यान रखिएगा। तो प्यारे बच्चों, इन सब चीजों को ना आप लोग ध्यान रखिएगा। अगली क्लास में आपका ये वाला चैप्टर भी समाप्त हो जाएगा, ऑब्जेक्टिव के साथ समाप्त कर देंगे। कल है ना हम इसको ऑब्जेक्टिव के साथ खत्म कर देंगे। ठीक है, कल हम इसको ऑब्जेक्टिव के साथ क्या करेंगे, समाप्त करेंगे। ठीक है, चलो भाई। तो प्यारे बच्चों, हम आप लोगों को लोकतंत्र की उपलब्धि पढ़ा रहे थे और लगभग आधा चैप्टर जो है वो खत्म हो गया, आधा चैप्टर बचा है जिसको हम लोग अगली क्लास में समाप्त कर देंगे। चलिए, तो फिर मिलते हैं आपसे हम अगली क्लास में। तब तक के लिए आप लोग हंसते मुस्कुराते रहिए, पढ़ाई करते रहिए, मन लगा करके पढ़ते रहिए, और किसी प्रकार का अगर कोई दिक्कत हो तो जरूर बताइए। ठीक है ना। बाकी आप लोग रिवीजन जरूर करते रहिएगा। ठीक है, और अच्छे तरीके से फोकस के साथ पढ़ाई करिएगा। मिलते हैं प्यारे बच्चों आप लोगों से हम नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, धन्यवाद।